डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस 2024 29 के बाद 30 जनवरी 2024 का ये क्वेश्चन पेपर हमने 30 तारीख, 31 तारीख और 29 तारीख तीनों के पेपर हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो आप लोगों को घबराना नहीं है। 29 तारीख का भी हम लोग डिस्कस करेंगे, 30 का भी डिस्कस करेंगे और 31 का भी। ये जो पहला पेपर है केमिस्ट्री जेईई मेंस का, जिसमें खास करके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर साल 30 में से सिर्फ हमें 25 क्वेश्चंस को अटेंड करना होता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले 29 जनवरी 2024 मंडे, फर्स्ट पेपर केमिस्ट्री। इसमें पहला क्वेश्चन है कि आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ है ACl2 प्लस BOH माइनस गिव्स CCl माइनस प्लस DClO माइनस प्लस EH2. Determine the value of A, B, C, D, E if the reaction is balanced with the simplest integer coefficient. तो मतलब सीधा सीधी समझो ये बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है। अब तुमको बैलेंस करना है। तुम्हारे पास बैलेंसिंग करने के लिए दो रूल्स होते हैं। एक हमारा हाफ इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसको हम लोग हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं, और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, राइट। तो यहाँ पर देख लो Cl2 है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में और Cl माइनस है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। दूसरी तरफ देखोगे तो Cl जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर आप इसको हाफ रिएक्शन मेथड के थ्रू करना चाहते हो तो दोनों क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है। एक जगह 0 से -1 और दूसरी जगह 0 से +5। दोनों रिएक्शन को लिख करके फाइनली जब आप बैलेंस करेंगे तो आपका जो रिएक्शन आएगा ओवरऑल नेट रिएक्शन दैट विल बी Cl2 + 2OH माइनस गिव्स Cl माइनस प्लस ClO माइनस एंड लास्ट H2। मतलब सीधा सीधी समझ जाओ, वहाँ पे 2OH अगर तुम कर दोगे, रिएक्शन में कुछ नहीं करना है, क्योंकि प्रोडक्ट के साइड में H2O है और रिएक्टेंट के साइड में एक ही OH माइनस है, तो हम लोगों को सीधे 2 लगा देना है। बाकी अगर आप चाहो तो रिडॉक्स रिएक्शन मेथड से इसको कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है हमारा रुबिडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 37 है, उसके चारों क्वांटम नंबर कौन से करेक्ट होंगे। तो रुबिडियम यानी कि 37 5s1, राइट। 5s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। तो N की वैल्यू हो जाएगी 5, L की वैल्यू 0, Ml की वैल्यू 0 और Ms की वैल्यू +1/2। तो आपको चेक करना है कि ये चारों वैल्यू राइट है या नहीं है। तो N की वैल्यू 5, N की वैल्यू 5, L की वैल्यू 0, Ml की वैल्यू 0 एंड Ms की वैल्यू +1/2, जो ऑप्शन नंबर 3 में है दिया गया, तो इसका राइट है। मतलब क्या होता है जानते हो बच्चों, छोटी छोटी क्वेश्चन से आपको +4 मार्क्स इस बार मिल रहे हैं। तो मतलब जेईई ने इस बार उतना हार्ड नहीं पूछा है जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। और 11th वाले अगर बढ़िया ध्यान से पढ़े तो जेईई का क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। I- विल ऑक्सीडाइज 2 डैश इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4। मेरे प्यारे बच्चों, रिएक्शन आना चाहिए I- प्लस KMnO4 के साथ अगर आप रिएक्शन करोगे तो क्या होगा। और दूसरा दिया है अल्कलाइन यानी कि वाटर के साथ, मतलब I- प्लस KMnO4 प्लस H2O को आप रिएक्शन करोगे तो MnO2 में कन्वर्ट होगा 2OH माइनस में, और IO3 माइनस यानी कि आयोडिक एसिड बनेगा, HiO3 बनेगा। लेकिन HiO3 में से अगर आप H को रिमूव करोगे H प्लस IO3 माइनस, कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे आयोडीन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, -1 से +5 में जाएगा। ये आपका डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, डी एंड एफ ब्लॉक 12 स्टैंडर्ड से चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ये सब कुछ आपको हार्ड नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम लोग चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 है हीटिंग ऑफ KMnO4 विल प्रोड्यूस। ये भी आपका डी ब्लॉक से ही क्वेश्चन है। अगर KMnO4 को आप हीट के साथ रिएक्ट करो, मतलब उसको हीट करोगे तो K2MnO4 MnO2 + O2 के रूप में कन्वर्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है +5 से लेकर के किस में जाएगा, +6 में जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो इसका राइट आंसर 2KMnO4 माइनस आफ्टर हीटिंग गिव्स K2MnO4 + MnO2 + O2। द फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पैरामैग्नेटिक एंड हैव बॉन्ड ऑर्डर 1। तो बच्चा पैरामैग्नेटिक के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। तो सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर आयन, हाइड्रोजन का तो भैया दोनों पेयर्ड हो जाते, इसीलिए डायामैग्नेटिक होगा। इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, बॉन्ड ऑर्डर 1। हीलियम का
देखोगे तो 1s2 1s2 2 - 2 0, राइट। और अगर He2 प्लस है तो वहाँ पे 0.5 बॉन्ड ऑर्डर और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होंगे। N2 2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर 2 और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। O2 2 माइनस बॉन्ड ऑर्डर 1, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। B2 बॉन्ड ऑर्डर 1, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2। F2 बॉन्ड ऑर्डर 1, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0। तो आपको पूछा है किस किस में बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर हाइड्रोजन में 1 होंगे, O2 2 माइनस में, B2 में और F2 में होंगे। तो याद रखना प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला हमें हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद दूसरा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात है, तो आपको देख लेना है एस या पी ऑर्बिटल में अगर किसी में भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड में होंगे तो वो डायमैग्नेटिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल हैव वन लोन पेयर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम में आपको देखना है, यानी कि सेंट्रल एटम जो है यहाँ पर ऑक्सीजन में O है, सल्फर, SF4 में भी सल्फर, XeF4 में जेनन है, NF3 में N है और जेनन हेक्साफ्लोराइड में जेनन है। तो इसमें कितने के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है? तो सबसे पहले मैं तुमको लास्ट से शुरुआत करता हूँ। जेनन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 बॉन्ड है, तो डेफिनेटली एक लोन पेयर इसके पास बचेगा। नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, NF3 में 3 बॉन्ड है तो एक लोन पेयर बचेगा। XeF4 में 2 लोन पेयर बचेंगे, SF4 में 1 लोन पेयर बचेगा और O3 में भी 1 लोन पेयर बचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन दोनों साइड 2 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो मेरे प्यारे बच्चों, द राइट आंसर ऑफ बॉन्ड मतलब लोन पेयर 1 जो है O3 का होगा, SF4 का होगा, NF3 का होगा और XeF6 का होगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको K नेट की वैल्यू K1 इंटू K2 बाई K3 और एक्टिवेशन एनर्जी आपको दे दिया EA1 40 किलो जूल पर मोल, EA2 50 किलो जूल पर मोल, EA3 60 किलो जूल पर मोल, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ EA नेट इन किलो जूल पर मोल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर होगा 30 किलो जूल पर मोल। बोलोगे सर कैसे? तो पहले आपको क्या करना है, K1 इंटू K2 अपॉन K3, K1 K2 अपॉन K3। गॉट इट? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नहीं समझ में आया तो K1 इंटू K2 अपॉन K3 जो है, पूछोगे सर कहाँ से आया ये K1 वगैरह। तो अगर आप लोगों ने क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स में अर्हेनियस कांस्टेंट पढ़ा है, तो वहाँ पे एक फॉर्मूला आता है K इज इक्वल टू AE⁻⁻ EA बाई RT। ये जो कैपिटल A आप देख रहे हो यही है अर्हेनियस कांस्टेंट, EA जो है एक्टिवेशन एनर्जी है, R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है और K जो है आपका रेट कांस्टेंट है। वहीं से हम लोगों ने ये वैल्यू को पुटअप किया तो E नेट इज इक्वल टू हो जाएगा EA1 इंटू EA2 अपॉन EA3। तो सबको जब आप देखोगे तो इसका फाइनल आंसर 40 + 50 - 60, 90 - 60 दैट इज 30 किलो जूल पर मोल विल बी द राइट आंसर। Which of the following is incorrectly match? अब आपको बोलोगे सर ये कहाँ का क्वेश्चन है? तो बच्चा जनरली पहले क्लास 12 में एक चैप्टर आता था मेटलर्जी, उस मेटलर्जी में सारे एलिमेंट्स के ओर्स दिए गए, लेकिन ये P ब्लॉक से भी बिलोंग करता है, तो इसीलिए ऐसा मत सोचना कि हमारे जो सिलेबस रिड्यूस्ड हो गया उससे क्वेश्चन नहीं आए हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्रायोलाइट, तो सबसे पहले क्रायोलाइट का फॉर्मूला ये नहीं है, फ्लोरोस्पार, यस इट इज़ आपको याद रख लेना, क्रायोलाइट, फ्लोरोस्पार और फ्लोरोएप्टाइट, कार्नालाइट, ये सब जो है ओर्स है। क्रायोलाइट सोडियम क्रायोलाइट एल्युमिनियम का ओर है, फ्लोरोस्पार जो है वो CaF2 होता है ना कि BF3। फ्लोरोपेटाइट ये भी आपका फ्लोरीन का कैल्शियम का ओर है, कार्नालाइट पोटाशियम मैग्नीशियम का ओर है। तो आप चेक कर सकते हो जो गलत मैच है दैट इज फ्लोरोस्पार BF3, उसके बदले क्या होना चाहिए, CaF2 होना चाहिए। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। अरे बच्चों ये भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो खास करके डी ब्लॉक में आप लोगों ने किसी कंपाउंड्स के देखे होंगे कि किस तरह से हमारा कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। तो जिगलर नट्टा कैटलिस्ट याद है आप लोगों को? जिगलर नट्टा कैटलिस्ट नहीं याद होगा। ये टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राइअल्काइल एल्यूमिनियम को जब मिक्स किया जाता है तो जाकर के जिगलर नट्टा कैटलिस्ट बनता है। हमारे शरीर के खून के अंदर में
हीमोग्लोबिन में जो रेड कलर का पिगमेंट रहता है वो किस चीज़ से बना होता है, Fe2+ से बना होता है। उसके बाद विल्किंसन कैटलिस्ट की अगर हम बात करें तो ये आपके खास करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दिए गए हैं RHCl और ट्राईफॉस्फीन फॉस्फोरस की ये 3 मॉलिक्यूल्स। और अगर हम कोबाल्ट की बात करें, विटामिन B12 में कौन सा एलिमेंट रहता है, दैट इज कोबाल्ट। याद रखना विटामिन B12 जो खास करके महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी टैबलेट है, उसके अंदर में कोबाल्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन at 273 Kelvin is 2.73 into 10 to the power -5 bar. Then the osmotic pressure of same solution at 283 Kelvin is dash into 10 to the power -4 बार नियरेस्ट इंटेंट। तो सबसे पहले तो तुम लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर कौन से चैप्टर में, क्लास 12 का पहला चैप्टर सॉल्यूशन, उसमें पाई इज इक्वल टू होता है CRT। याद होगा ये कहाँ से लिया गया है, आइडियल गैस इक्वेशन से। कैसे, PV इज इक्वल टू होता है NRT, याद आया, PV इज इक्वल टू NRT, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा N/VRT। तो ये जो प्रेशर है नॉर्मल प्रेशर, N/V मतलब मोलैरिटी। अब इसको हम लोग कंसंट्रेशन कह सकते हैं, number of moles of solute by volume of solution in liter, so that will be C, and pressure for a gas or liquid solution that will be P को हम लोग पाई से डिनोट करेंगे, पाई इज इक्वल टू CRT, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। π1/π2 इज इक्वल टू T1/T2, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो राइट आंसर 28.3 इंटू 10 to the power -4 बार प्रेशर आएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। इफ द परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ अ सॉल्यूशन जिसका मोलिकुलर वेट 98 ग्राम पर मोल है, 31.4% एंड द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.56 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देन द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज दैट। मोलैरिटी का फॉर्मूला याद है तुम लोगों को कि नहीं याद है? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, और यहाँ पे डेंसिटी से है तो परसेंटेज ऑफ W/W यानी कि मास बाय मास परसेंटेज इनटू डेंसिटी अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 10। तो सारे वैल्यू पुट अप करोगे तो 4.99 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5, तो इसका राइट आंसर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है गलत है वो बताना है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स डिक्रीजेस फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड एंड ग्रुप 14 कंटेन्स नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड मेटल्स। ये तो बिल्कुल सही है बच्चों, सेकेंड वाला, क्योंकि इसमें आपको पता होगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड इतने एलिमेंट्स होते हैं। और दूसरी बात ये कह रहा है सिलिकॉन से लेकर लेड तक ये डिक्रीज करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आई होप ये भी सही है कि नहीं है? नहीं, क्यों? कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन आपका थोड़ा मेटेलॉइड्स प्रॉपर्टी आ जाता है, और उसके बाद जब हम नीचे जाएंगे तो लास्ट में लीड जो है वो मेटल में आ जाते हैं, बाकी जर्मेनियम और टीन भी आपका मेटेलॉइड्स में आता है। तो आपका क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स डिक्रीजेस फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसमें एक एक्सेप्शनल है जो है लीड का 1.9 होता है। तो बस इस कारण से पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं जो थर्मोडायनामिक्स से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, अमॉन्ग द फॉलोइंग इनकरेक्ट ऑप्शन इज, गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। आपको पता होगा डेल्टा G जब निगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा G जब पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा G जब जीरो होता है तो इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ पर आपको एक डेल्टा G इज इक्वल टू पॉजिटिव दे दिया स्पॉन्टेनियस, सो दैट विल बी रॉन्ग आंसर। डेल्टा G पॉजिटिव का मतलब होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग चलते हैं। एक रिएक्शन है N2O4 को जब डिकम्पोजिशन किया गया 300 केल्विन के ऊपर में तो कांस्टेंट प्रेशर 0.246 ATM मिला। आपको पूछ रहा है कंसंट्रेशन कांस्टेंट डैश इंटू 10 टू द पावर -2 के नियरेस्ट इंटीजर किसके बराबर होंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो जब आप इसको निकालोगे PV इज इक्वल टू NRT में, तो KP इज इक्वल टू KCRT टू द पावर डेल्टा N होता है। KP की वैल्यू दे दिया है, KC इज इक्वल टू हो जाएगा KP अपॉन, पहले तो आप नंबर डेल्टा N की वैल्यू निकाल दीजिए। डेल्टा N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि KP इज इक्वल टू KCRT, KP इज इक्वल टू KCRT, तो KC इज इक्वल टू KP अपॉन RT। KP की वैल्यू 0.246, R की वैल्यू 0.083 और T की वैल्यू 300। सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 0.01 आएगा, मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर
2 जिसकी वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट फॉर्म ब्रिज बिटवीन द टू मेटल एटम्स। कोबाल्ट किन किन दो एटम्स के बीच में ब्रिज बनाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों कोबाल्ट का एक ही ऑप्शन ही है CO2 CO8, इन्हीं दो के बीच में वो ब्रिज बनाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन अ पीरियड ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। बाएं से दाएं जाने पर आयोनाइजेशन नहीं बच्चा, ये तो कभी कभी आपको पता होगा ग्रुप नंबर 1 से जब 2 में जाओगे तो इंक्रीज होगा, 2 से 3 में जाओगे तो डिक्रीज होगा, तो ये हमेशा काम नहीं आते। इन अ पीरियड ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज आउटवेट द शील्डिंग इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। ना बच्चे ये भी गलत, मतलब दोनों के दोनों ऑप्शन ही रॉन्ग है। आपको पता होना चाहिए अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल होता है क्योंकि हाफ फील्ड फुल फील्ड जो ऑर्बिटल के कन्फिग्रेशंस होते हैं, जिस कारण से ये स्टेटमेंट दोनों के दोनों क्या है बच्चा। देखो पहला स्टेटमेंट क्या है तुम्हारा, पहला स्टेटमेंट है पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, गलत है ये तो, पहला तो डेफिनेटली गलत। दूसरा क्या है, पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो न्यूक्लियर चार्ज आउटवेट द शील्डिंग इन लाइट, आउटवेट द शील्डिंग इन लाइट अबाउट द स्टेटमेंट। अच्छा, मतलब अगर हम बाएं से दाएं जानते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज तो भैया बढ़ता है, तो डेफिनेटली है एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो मतलब क्या लग रहा है आपको, सेकंड रीजन ट्रू है बट असर्टेन रॉन्ग है। यस, असर्टेन रॉन्ग है और रीजन ही ट्रू है। राइट आंसर ऑप्शन 2, असर्टेन इज रॉन्ग एंड रीजन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग चलते हैं। ये जो आप देख रहे हो फिनाइल इथीन, इसको जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ किसी एसिड और रिडक्शन करेंगे हाइड्राजीन और अल्कोहलिक QH के प्रेजेंस में, एक्वस QH के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? मेरे प्यारे बच्चों हमेशा याद रख लेना, जब किसी भी बेंजीन के ऊपर में अल्कीन हो और उसको ऑक्सीडाइज किया जाए, और ख़ास करके हाइड्राजीन जब किया जाता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन, तो ये भैया अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो इथीन आप देख रहे हो वो इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, याद रख लेना इस चीज़ को। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आपके क्लास 12 का बोर्ड का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, इथाइल बेंजीन। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये साइक्लोहेक्सीन को जब क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या बनेगा? भैया सनलाइट के प्रेजेंस में तो आपको पता है sp3 के साथ रिएक्शन करेगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड में sp2 के साथ में, तो जब कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा तो 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, और जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में करेंगे तो 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्स2ईन ऐसा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? सेकेंड वाला देख लीजिए, 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन हेक्स2ईन और 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। इथॉक्सी बेंजीन के साथ एक इथीन भी दिया गया है और बोला है कॉन्क HBr एक्सेस अगर हम डालेंगे तो क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, अगर कॉन्क HBr एक्सेस डालोगे तो इथाइल ब्रोमाइड बन के बाहर हो जाएगा, और जहाँ पे ये विलियमसन सिंथेसिस की तरह वहाँ पे OH जुड़ जाएगा, और नीचे में जो आपका अल्कीन है एक Br वहाँ पे चला जाएगा और H चला जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, पहले तो ये फिनॉल बन जाएगा और पैरा पोजीशन पर आप मेटा पोजीशन पे जो आप देख रहे हो ये ब्रोमो इथेन बन जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन 4th वाला होगा। क्यों होगा 4th वाला? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड HBr एक्सेस मात्रा में, तो एक्सेस मात्रा में के होने के कारण पहले तो ये विलियमसन सिंथेसिस वाला रिएक्शन करेगा और फिर जो है हेलो अल्केन वाला रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन विच द इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन पाई बॉन्ड एंड अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एडजेसेंट एटम। पाई बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आजू बाजू के एटम्स होते हैं उन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस इफेक्ट। Interaction between the pi and lone pair of electron on adjacent result in resonance effect. Definitely. So the type of amino acid obtained on hydrolysis of protein. किस तरह का अमीनो एसिड मिलता है जब हम प्रोटीन को हाइड्रोलाइसिस करते हैं? तो जितने भी नेचुरल अकरिंग प्रोटीन है बच्चों सब के सब
अल्फा अमीनो एसिड से बने हुए। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगर इस अल्कीन का ओजोनोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा बच्चा? इथेनॉल बनेगा। पक्का पक्का इथेनॉल क्या बनेगा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पर मॉलिक्यूल इन द प्रोडक्ट इज 1 ही होगा बच्चा। और क्या होगा? इथेनॉल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग चलते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। मतलब यहाँ पे 4-5 आपको दिया और पूछ रहा है कौन कौन सा। तो जिसके पास भैया एल्डिहाइड होंगे वो फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देंगे। ओनली एल्डिहाइड, 2 मिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड एंड क्रोटोनल्डिहाइड विल गिव पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 24, अरेनियम आयन विच विल नॉट बी फॉर्म्ड इन ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। याद रखना, एनिलीन को अगर ब्रोमिनेशन करोगे तो किसके साथ ब्रोमीन नहीं जाएगा, अरेनियम आयन नहीं बनेगा। तो ये जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हो, तो बेंजीन का ये कह रहा है कि ब्रोमीन जो नहीं, बिल्कुल गलत है। पूछो क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन दे करके ब्रोमीन को वो अटैच करेगा। ये गलत है। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आर राइट। सो यू कैन सी द राइट आंसर ऑप्शन 1। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैव एस एज अ हेट्रोएटम। कितने सल्फर के पास हेट्रोएटम्स है? फ्यूरेन, थायोपीन, पायरोल, किस्टीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, ये जो स्ट्रक्चर्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, थायोपीन का स्ट्रक्चर देख लो, क्रिस्टीन का स्ट्रक्चर देख लो, इन दोनों के पास सल्फर एटम है। बाकी पायरोल, फ्यूरेन, ट्राइपोटैन, ट्रायोसिन, इन सब के पास नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। Appearance of red color on treatment with sodium fusion extract of an organic compound with FeSO4 in the presence of concentrated sulfuric acid indicate the element। ये तो भैया नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये आपका क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया। जब किसी भी कंपाउंड के अंदर में नाइट्रोजन और सल्फर होता है तो ये क्या करेगा? सोडियम फ्यूजन किसके साथ अट्रैक्ट करेगा? किसके साथ? थायोसाइनाइड के साथ। यस, FeSCN होल थ्राइस एंड FeSO4 एंड H2SO4 बने। तो बच्चों ये था हमारा जेई का पेपर, और इस तरीके से हमने मंडे का पेपर सॉल्व किया। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग ऐसे ही देखते रहें जेई नीट सॉल्यूशन।